ये है ननकी राम कंवर। कभी इनकी गिनती सरकार के दूसरे नंबर के टॉप नेताओं में होती थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार ननकी की गाहे बगाहे सत्ता और संगठन से नाराजगी की खबरें पहले भी आती रही हैं। लेकिन इस बार उनकी नाराजगी की बानगी इस पत्र के जरिए पता चलती है, जिसमें कोरबा के कलेक्टर पर वो इस कदर नाराज हैं कि उन्हें हटाने के लिए उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कलेक्टर की गतिविधियों से नाराज ननकी राम की कलेक्टर से नाराजगी के कई कारण हैं। अपने 14 बिंदुओं में ननकी राम ने कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने के लिए कई कारण गिनाए हैं। ननकी राम कंवर के अल्टीमेटम के बाद कलेक्टर को हटाने की कोई पहल नहीं की गई और इसलिए अब ननकी राम कंवर का दूसरा पत्र भी सामने आ गया है, जिसमें वो अपने अल्टीमेटम के अनुसार रायपुर में धरना देने की तैयारी में हैं। इसलिए इस विषय पर ननकी राम कंवर का ये दूसरा पत्र रायपुर कलेक्टर के नाम आया है, जिसमें वो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठने की अनुमति मांग रहे हैं। हमने जब सूचना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, उस समय बढ़ जाना था, मतलब 3 दिन में, लेकिन नवरात्रि में व्यस्त होने के कारण मैं भी माता जी का कोशिश करता हूँ पूजा करने का। हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, हम 4 तारीख को अब रायपुर में बैठेंगे। इधर ननकी राम के द्वारा उठाए गए मुद्दे और धरने की तैयारी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष पहले भी इस पत्र के सामने आने के बाद सरकार को घेर चुका है। अब एक बार फिर जब दूसरे पत्र में भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष सरकार पर फिर सवाल दाग रहा है। बिल्कुल पहला पत्र लिखा, सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा कि कोरबा कलेक्टर को हटाए, जांच करे और उनको हटाए, उनके ऊपर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ और अब फिर दोबारा पत्र लिखे कि 4 अक्टूबर को वो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे। इस तरह से वरिष्ठ नेता, एक आदिवासी नेता की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार में और संगठन में उनकी उपेक्षा हो रही है, तो फिर आम जनता का क्या हालत हो सकता है। इधर ननकी राम का पत्र सरकार के लिए गले की हड्डी और संगठन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विपक्ष के लोग सवाल उठाएं और सत्ता पक्ष के नेता अपने ही सवालों के वार करें तो परेशानी बढ़ जाती है और इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में गंभीर हैं और ननकी राम द्वारा उठाए गए मुद्दों के लिए एक जांच कमेटी बना दी है। सर, ननकी राम ने कोरबा के जो है वहाँ कलेक्टर को हटाने की मांग की है पत्र। अब वो मांग की है तो उसमें जांच होगी, जांच के बाद ही कोई उसमें निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल ननकी राम कंवर का रुख और उनका पत्र चर्चा में बना हुआ है। अपने पत्र में ननकी राम इस बात का भी हवाला देते हैं कि पिछली बार सरकार को उन्होंने सलाह दी थी, लेकिन सलाह नहीं मानी। फिलहाल ननकी राम का लेटर बम सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। 4 अक्टूबर को वो धरना देना चाहते हैं। देखना होगा कि इसके पहले क्या उनकी मांग पूरी होती है या फिर यह मामला और लंबा खींचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है भाजपा के उस वरिष्ठ नेता की नाराजगी पर जिसकी चर्चा गाहे बगाहे राजनीति को गरमाई हुए रहती है। इस समय ननकी राम कंवर एक बार फिर से नाराज हैं और इस बार उनकी नाराजगी की वजह है कोरबा के कलेक्टर। इसके पहले भी ननकी राम कंवर जब मंत्री थे रमन सरकार में और जब मंत्री नहीं थे तो भी अपनी बेबाक राय के लिए, बयानों के लिए ननकी राम कंवर को जाना जाता है और ननकी राम की नाराजगी हर बार सत्ता की कुर्सी को हिलाती है। इस बार उनकी नाराजगी कलेक्टर को लेकर है और वो नाराजगी अब तक ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए सियासी माहौल एक बार फिर से गर्म नज़र आ रहा है। ऐसे में ननकी राम कंवर की ये नाराजगी क्या गुल खिलाएगी और इस नाराजगी के पीछे की वजह क्या है, कैसे इस पूरे सियासी बवाल को थामा जा सकता है, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी का बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने बताया कि ननकी राम कंवर का पहला पत्र आता है करीब 26 तारीख को, और उसके बाद अब ये दूसरा पत्र भी सामने आ गया है जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। तो पहला पत्र 22 तारीख को और उसके बाद दूसरा पत्र 26 तारीख को। और ये दोनों पत्र डराते हैं, थोड़ा चमकाते हैं और बताते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ तो है जो ननकी राम कंवर को परेशान किए हुए है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन पत्रों के पीछे का मकसद क्या है। अनिल जी से ही शुरुआत करते हैं। चौबे जी, ननकी राम कंवर पहली बार नाराज नहीं हुए हैं, पहले भी कई बार नाराज हुए हैं, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। भोले भंडारी टाइप के हैं वो, पर इस बार उनकी नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो धरना देने की बात कह रहे हैं, वो भी सीएम हाउस के सामने। कांग्रेस धरना दे तो समझ में आता है, ननकी राम कंवर जैसे वरिष्ठ नेता धरना देने की बात कह रहा है। ननकी राम जी भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं और अंबिकापुर में कभी उनका अच्छा दबदबा हुआ करता था। और ननकी राम जी वैसे कई मुद्दे उठाते रहे हैं। पीएससी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था, कोर्ट भी चले गए थे, उसमें उनको सफलता भी मिली थी। अब स्थिति ये है कि ननकी राम जी को सीएम हाउस आने से तो कोई रोक नहीं सकता था। वो आके सीधे विष्णुदेव साय से बात भी कर सकते थे आके, और उनको बता सकते थे कि कलेक्टर महोदय से मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि वो इस टाइप के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या जो भी उनका ग्रीवेंसेस है वो जाके सीधे बता भी सकते थे। ये ना करके उन्होंने पत्र लिख दिया और पत्र को वायरल कर दिया। क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, वो कोई भी पार्टी हो पार्टी के अंदर का मामला अगर कोई वायरल करता है, सदस्य और वरिष्ठ सदस्य हो या जो भी हो, तो थोड़ा सा उसको टेढ़ी नज़रों से देखा जाता है। क्योंकि ननकी राम जी जैसे वरिष्ठ नेता को सीधे सारे लोग उनकी बात सुन सकते थे, वो सीधे भी आके बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा और वायरल कर दिया, इसलिए उस पत्र की अहमियत थोड़ा सा कम हो गई है। उन्होंने ESW वाले को भी का भी एक जिक्र करते हुए पत्र लिख दिया है कि इन्होंने ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं खरीदी हैं, 50 करोड़ का घपला कर लिया है। खैर ठीक है, घपले अगर हो रहे हैं तो उनको उजागर करना वो भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन कुल मिला के उनको जाके सीधे सीधे विष्णुदेव साय, चूँकि जब वो मंत्री थे तो विष्णुदेव साय अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो वो सीधे भी आके उनसे कह सकते थे। और अब जब उन्होंने पत्र लिख ही दिया था, केवल यही वजह है क्या कि और कुछ भी वजह हो सकती है? देखिए काफ़ी दिनों से वो लूप लाइन में है, उनकी पूछ परख हो नहीं रही है। हाँ। एक तो ये भी है, और आज की जो यंग पीढ़ी है, चाहे IAS हो और चाहे नए यंग नेता हैं, वो ओल्ड नेताओं को थोड़ा इग्नोर करके चल ही रहे हैं। जैसे कि आपने ट्रेंड देखा होगा, पुराने जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सब बाटे ही जो हो रहे हैं कि उनको कुछ मिल जाए या ना मिल जाए, मतलब विधायक होने के बाद भी वो बाहर ही हैं, सारे नए नए लोग हैं, तो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही इन लोगों को इग्नोर तो कर रहा है, लेकिन इनको संयम से काम लेना चाहिए। तो क्योंकि एक तो उम्र भी हो चुकी है, और अब इतने दिनों तक इन्होंने सत्ता का सुख भी भोजा कहा है, पार्टी के साथ भी रहे हैं, पार्टी ने भी इनको कहीं कोई कमी नहीं रखी है, तो इनको एज ए थिंक टैंक सलाहकार की भूमिका में आ जाना चाहिए। मैं तो ये सलाह आपके चैनल के माध्यम से सलाह दे रहा हूँ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कि वो एक अपना थिंक टैंक, वो कौन सा मंडल है जो दिल्ली में भी बना हुआ, जहाँ सारे इन लोगों को सब इकट्ठे होकर अब विष्णुदेव साय की मदद करना चाहिए। ठीक है, तो ननकी राम कंवर कलेक्टर के बहाने ही सही लेकिन निशाना साध रहे हैं, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को विपक्ष भी अपने खेमे में लेते हुए एक तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। अमित श्रीवास्तव से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो उनका आता है तो फिर उसके बाद उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। पर रविंद्र सिंह जी, ये क्या हुआ भाजपा को? इसे तो काफ़ी अनुशासित पार्टी माना जाता था, पर वो अनुशासन दिख नहीं रहा है। ननकी राम धरना देने की बात कह रहे हैं, वो कलेक्टर से
अनुमति के लिए आज उन्होंने पत्र लिख दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनुशासित थी है और रहेगी। अब रही बात कभी कभी कुछ व्यक्तिगत बातें आ जाती, मैं उनके पत्रों को देख रहा था, उसमें बहुत सारे मामले तो जो उठाए हैं ऐसा लग रहा था उनके व्यक्तिगत मतलब ये हैं, और क्या कहते हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं करीबी, उन पर यदि कुछ बातें हुई हैं उनको उन्होंने ज्यादा हाईलाइटेड किया। हो सकता है सही भी हो, लेकिन मुझे लगता है मंच गलत था, तरीका गलत था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ननकी राम जी वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है और हम एक जांच कमेटी बना देंगे, जांच भी कर लेंगे। इस आधार पे भी उनको शांत रहना था, धैर्य और संयम का परिचय देना था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। हमारे वरिष्ठ है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कितना भी वरिष्ठ हो, जब हमारा फोरम है, हमारा मंच है, हमारे पास उनका सिस्टम है, उस सिस्टम पे आकर बात कर लीजिए। ऐसे में तो एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी कि कोई भी हो, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, पत्र लिख दिया और चाहे धरना प्रदर्शन करूं और ये आईएएस को हटाओ, तो फिर एक परंपरा शुरू हो जाएगी। फिर मतलब प्रशासनिक कसावट भी कहाँ रहेगी? फिर प्रशासनिक कसावट के तक हम सबको हटाने लगे तो प्रशासन चलेगा कैसे? ऐसा होता नहीं है। आपको बात करना था, बिल्कुल आर्टिकुलेट करते आपकी बात को सुनी जाती है। मुझे लगता है ये तरीका कहीं ना कहीं उनसे चूक में होगा। मुझे लगता है ये व्यक्तिगत ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे मेरा ऐसा शंका है कि उन्होंने ईगो में तो नहीं ले लिया, लेकिन उन्हें इंतजार करना था। मुद्दे यदि हैं तो बिल्कुल, यदि गलत होते तो उस मामले को हल कर लिया जाता, मुझे लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो लेकिन अनुशासित पार्टी है। वो जो मांग कर रहे हैं वो सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? उनकी मांग पर कुछ होगा अमल, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का बयान है कि उनकी मांग वरिष्ठ है, उनके पर जांच एक कमेटी भी बना दी गई है। जहां गलत है तो बिल्कुल बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों सत्ता के दूरी होते हैं, दोनों को बैलेंस लेकर चलना भी पड़ता है। एक पूरे प्रक्रिया की जांच की जाएगी और उस जांच के तहत जो होगा उस पर कदम उठाया जाएगा। मैं पर्सनल भी ऐसा कहता हूँ। ठीक है, तो बीजेपी तो शायद इस उम्मीद से है कि ये सारा मामला सलट जाएगा और एक तरीके से कहें कि ननकी राम जी की नाराजगी को ठीक कर लिया जाएगा। कांग्रेस क्या सोचती है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के लिए तो बल्ले बल्ले है अमित जी, ननकी राम एक बार फिर से सेल्फ गोल करते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इस पूरे प्रकरण को कैसे मानते हैं? जी निश्चित तौर पे मोहन जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और अगर वो सरकार को आईना दिखाना चाह रहे हैं और अगर सरकार उस पर नहीं चेत रही है तो ये तो पूरी तरीके से जो हम कहते थे वो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी नाखुश है। अब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता आदिवासी नेता हैं और विभिन्न पद को उन्होंने सुशोभित किया है, अगर ऐसे नेता भी सरकार पे कटाक्ष लग दे रहे हैं और अगर वो धरने में बैठने की बात कर रहे हैं, मतलब ये सोचने का विषय है कि जो हम कहते थे वो बात पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब वो सत्य हो रही है। मोहन जी क्या बोलते, जिस प्रकार से कि ननकी राम जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है और अगर समय समय पे सरकार को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है और अगर आज भी जो बात कह रहे हैं तो सरकार को ये समझना चाहिए, उसकी उनकी नाराजगी को दूर करना चाहिए। लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार किसी की सुनती नहीं है और जिस प्रकार से लोग भी परेशान है, ये दर्शाता है कि ये सरकार जो है वो अपने नेता को ही संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो पब्लिक को क्या करेगी? ठीक है, तो आपको लगता है कि लेकिन ये कलेक्टर से जुड़ी हुई छोटी मोटी चीज़ें हैं, बदतमीजी कर देना, किसी का पेट्रोल पंप सील कर देना, किसी का अवैध कब्जा हटा लेना, ये कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। ऐसी नाराज़गी हर किसी को होती है, कुछ अधिकारियों से उसको शिकायत के तौर पर पार्टी के सामने रखा जाता है। ये इसलिए मुद्दा बड़ा हो गया क्योंकि ननकी राम कंवर जैसे बड़े कद का व्यक्ति कह रहा है, वो भी सार्वजनिक रूप से खुला पत्र लिख के कह रहा है। इसमें क्या इतना बड़ा विषय है जो कि कांग्रेस के लिए मुद्दा बनता है? इतनी नाराजगी तो स्थानीय लोगों को होती है। देखिए, मुद्दा हम नहीं बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है विषय, श्री अजीत बंसल कलेक्टर कोरबा जैसे हिटलर प्रशासन को 3 दिवस के अंदर कोरबा से हटाएं, नहीं तो शासन हटाए प्रशासन के विरुद्ध धरने पर बैठने के संबंध में। तो मुझे लगता है कि सरकार को उनको बुला के संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसी क्या उनकी पीड़ा है, क्या तकलीफ है कि वो कलेक्टर के खिलाफ लिख रहे हैं। हो सकता है ऐसी कोई चीजें होंगी जो उन्हें पता होंगी, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता है। अगर वो धरने पे बैठ रहे हैं कि 4 अक्टूबर को मैं धरना दूंगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको इतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। और रही बात कि मैंने जैसा कहा कि बहुत वरिष्ठ आदिवासी नेता है और समय समय पे
छत्तीसगढ़ के हित को उन्होंने उठाया भी है। तो मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं मोहन जी कि अगर किसी के पास किसी को कोई तकलीफ है, एक व्यक्ति को भी तकलीफ अगर है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि उसको संतुष्ट करे। ठीक है रविंद्र जी, ये जो कहा जाता है बड़ी बीमारी थोड़ा सिम्टम्स पहले दिखाती है, बुखार आ गया, सर्दी हो गई, इतनी छोटी बात नहीं रहती, लेकिन बाद में वो बीमारी बड़ी निकलती है। कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा? ये छोटी बीमारी भी नहीं है, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। न ये छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी में परिवर्तित होगी नहीं। कांग्रेस ऐसा सोचती, गलत सोचती। कांग्रेस ने कभी सोचा जब पीएच सिंहदेव ने इस्तीफा दिया, कारण बताते इस्तीफा दिया था, मंत्री रहते इस्तीफा दिया था, कितने लोग कांग्रेस के लोग जाकर उनको समझाने की कोशिश किए कि भाई आप ऐसा मत करो करके, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस उनकी परवाह भी नहीं करी, दे दिया ना। उस मतलब मंत्रालय में इनको लाए, जरा अपने घर को देख ले। ननकी राम जी को एक बार कहा भी गया भाई क्या कहते हैं, आप वरिष्ठ हैं, आपकी बात को सुनी जाएगी। तो मैंने कहा ना, बहुत जल्दबाजी कर दिया उन्होंने। 3 दिन में आज लेटर दिया और 3 दिवस के अंदर ये मुझे लगता है थोड़ा सा हड़बड़ी हो गई थी। और इस मामले में कांग्रेस को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। एक लोगों की हम नाराजगी को ध्यान में रखते हैं और किसी प्रकार की मतलब इसमें ना अव्यवस्था होगी ना कुछ नहीं होगा। मामले को संभाल लिया जाएगा। थोड़ा बहुत नाराजगी होते रहता है, बस उन्हें यदि नाराजगी भी थी तो फिर मैं इस बात को कहता हूँ कि लेटर को सार्वजनिक नहीं करना था, आके बैठ के बात कर लेते, सब उनकी बात को सुनते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सुनते। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है, उनकी बातों को सुना जाता, उनको महत्व दिया जाता। लेटर को सार्वजनिक करना भी गलत है। और आप पूरे मुद्दे को देख लीजिए, फास्टैग मामले में कलेक्टर की मैसेज जा रही है तो उस पर बोलना कि मुझसे बदतमीजी करना, मुझे लगता है कि इसमें व्यक्तिगत ज्यादा हो गए, दोनों का ईगो टकरा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये होना नहीं चाहिए था, और हुआ भी तो पार्टी थी, पार्टी फोरम था, संगठन था, वहां बात रखते निश्चित रूप से होता। कहीं ना कहीं चूक हुई है, मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा भी मामला नहीं है कि इस पे कांग्रेस कुछ ज्यादा टिप्पणी कर ले, या इतना ज्यादा ये बढ़ने वाला भी नहीं है। यहीं पर समाप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने तो सार्वजनिक कर दिया, अब क्या इसको इन मांगों को पूरा करने में थोड़ा सा झिझक महसूस हो रही है क्या, कि तुरंत मांग पूरी कर देने से भी नुकसान होगा, मैसेज क्या जाएगा, ये सब सोच रही है क्या पार्टी? क्यों नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए कि 3 दिन में आप किसी कलेक्टर को हटा दें। ये भी तो एक प्रकार का मतलब दबाव की बात है। आपने कहा है तो आपकी बात को एक बार सुना जाएगा ना। आपने कह दिया, ऐसा तो नहीं है सारी बातें सत्य है। यदि वो सत्य भी है तो एक बार जांच की प्रक्रिया होती है, हटाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया पे आने दीजिए। आप 3 दिन का समय देंगे, फिर ऐसे में प्रशासनिक अव्यवस्था भी फैल सकती है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से किया जाए तो इंतजार करिए ना, 1 आध महीने का समय कर लीजिए। नहीं करेंगे तब की बात होती। थोड़ी जल्दबाजी हुई, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। फिर भी एक बात कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस मामले को में कहीं कोई विशेष नहीं। ठीक है, तो रविंद्र सिंह जी जो बात कह रहे हैं, चौबे जी, मैं आऊँगा अमित जी, लेकिन ये क्या उतना आसान दिख रहा है क्या ये मामला? सब कुछ ऑल इज वेल है क्या इस पूरे प्रकरण के बाद, लगता है आपको? देखिए मोहन जी, कोरबा में जो उन्होंने 2 मुद्दे उठाए हैं, रेत और राखड़ का, ये वहाँ का बड़ा खेल है। इसमें उन्होंने मुद्दा सही उठाया है। वहाँ राखड़ की ढुलाई को लेकर जिस तरीके से शासन, प्रशासन और संगठन के लोग सक्रिय होते हैं, ये चीज़ वो उनको अच्छे से पता है, ननकी राम जी को। इसीलिए उन्होंने ये मुद्दा बना के कि कलेक्टर सिर्फ उनकी सुन रहा है, हमारी नहीं सुन रहा है। वहाँ हालत ये होती है कि हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि, वो चाहे वो संगठन का हो चाहे शासन का हो, उनके 25-25, 50-50 ट्रक राखड़ ढोने के काम में लगते हैं। ये सत्य है, मतलब ये सभी की राज में, मतलब कांग्रेस हो या चाहे भाजपा का हो। अब चूंकि वहाँ पर राखड़ का बड़ा खेल है, क्योंकि सारी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, बाल्को है और एनटीपीसी है, अपना सीएसईबी के हैं। राखड़ बहुत इकट्ठी होती है। राखड़ में अपने ट्रक लगवाना और उनके ट्रक निकलवाने का ये एक बड़ा खेल चलता रहता है। इसी को लेके उन्होंने इस मामले को उजागर किया होगा कि इन लोगों के ट्रक लग रहे हैं या इन लोगों ने ऐसा किया हुआ है। सेम चीज़ रेत में भी है। रेत के मामले में मेरा एक कहना है, सरकार को भी कहना और आपकी चैनल से ये कहना है कि रेत का प्रोडक्शन तो नेचुरल है। जंगलों से रेत बह के आती है, नदी में इकट्ठी होती है और उसके बाद में वो चली जाती है, नदी खाली हो जाती है। तो रेत इतनी महंगी छत्तीसगढ़ में क्यों है? 30,000 35,000 का ट्रक रेत का छत्तीसगढ़ में क्यों है?
इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को तो उसमें 1000-1200 की रॉयल्टी मिल रही है, लेकिन जो जनता है, आम जनता है जिसके पास जो खरीद रही है, उसके पास तो 25-30 हज़ार में ट्रक जा रहा है। तो इस पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि रेत कम से कम लोगों को 3-4 हज़ार रुपये में मिले। रेत माफिया बन गया है यहाँ पर। यहाँ की रेत उठा के सीधे बम्बई जा रही है, दुनिया भर के उसमें जा रही, मतलब ये धंधा मचा हुआ है। या तो सरकार ही ले ले 20 से 25 हज़ार रुपये, लाइए हमको दीजिए। तो इसमें पूरे माफिया सक्रिय हो गए, बड़े माफिया सक्रिय हो गए। सेम स्थिति राखड़ में है। राखड़ में भी कम से कम हजारों ट्रक चल रहे हैं और वो सब उन्हीं लोगों के हैं जो किसी न किसी छत्रप के नीचे बैठे हुए। नहीं तो ननकी राम का इसमें क्या करेक्शन, उनको क्या लेना देना है? देखिए, ननकी राम के भी कुछ होंगे जिनको ट्रक नहीं लग रहे होंगे। सीधी सी बात ये है। कलेक्टर को उन्होंने बोला, क्योंकि क्या है कि ये सारे ट्रक जो चैनल जाती है थ्रू कलेक्टर ही जाती है। वहाँ पर कलेक्टर ही उन लोगों को बोलता है कि इनके लगा लो, उनके ये वहाँ धंधा है। अब उसमें प्रशासन कितना वो अपने आप को बचा पाता है ये अलग बात है, लेकिन ये बिजनेस है। ऐसी स्थिति रायगढ़ की है। रायगढ़ में भी यही चलता है कि हमारा विधायक कितने हैं, तो मंत्री कितने हैं, तो पंचायत वाले कितने हैं, तो पार्षद कितने हैं। ये सिस्टम चलता ही रहा है। टोटल धंधे का खेल है, वो इसी की लड़ाई है ये। और इसका कुछ सियासी असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा क्या? तेज होगा क्या? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मामला उजागर किया है, और अगर वाकई जांच करा लें विष्णुदेव साय, तो सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस नेता के और किस अधिकारी के और किसके कितने ट्रक लगे हुए हैं रेकड़ा धोने। खेल वही है। और रेत में कौन वो माफिया बना हुआ है। तो इसकी जांच होती नहीं है। दरअसल क्या है, कलेक्टर हटेगा तो क्या ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी क्या? जो ननकी राम जी की कोई नया कलेक्टर आ जाएगा वो भी ऐसा ही करेगा? वो भी यही करेगा, क्योंकि उसको करना ही है। अगर उसको वहां पर कलेक्ट्री करनी है, चैन से कुर्सी पे बैठना है, तो वो चिट्ठियां उसको जारी करना पड़ेगी, चाहे जो भी मैसेज दे, बालकों को दे, एनटीपीसी को दे कि भाई इनको देख लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। ये स्थिति वहां पर चल ही रही है। यही तो बेसिक भ्रष्टाचार है वहाँ का, जो रेत का, कोयले का, ट्रांसपोर्टेशन का, इसी पे पूरा खेल है। इसी में कांग्रेस सरकार जबरदस्त बदनाम हुई और आज उधर पे है, किनारे पे। तो कम से कम इनको तो बचना चाहिए भाजपाइयों को कि भाई हम तो कम से कम उस कीचड़ में ना कमल खिलाएं, अलग रहें। लेकिन वो कुल मिला के काम वही चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ चीज़ें आपस में गुत्थम गुत्था है। और अमित श्रीवास्तव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कानूनी पहलू भी होगा इसमें। श्रीवास्तव जी बताइए। जी देखिए, मैं रविंद्र सिंह जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मित्र हमेशा मुस्कुराएं। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ मोहन जी, कि मैं 3 पॉइंट रखूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप थोड़ा समय मुझको भी देंगे। देखिए, 12 नंबर में उन्होंने लिखा है, मेरे जैसे वरिष्ठ जनसंघ के जमाने से आज तक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कई बार मैं कैबिनेट मंत्री रहा, कई बार विधायक बना, और मुझसे बदतमीजी से बात करना और मुझे कहना कि आदमी लेकर क्यों आते हो, स्पष्ट प्रमाण है कि जनप्रतिनिधियों से कैसा व्यवहार किया जाता है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि बरपाली में मेरे से जुड़े विक्की अग्रवाल की राइस मिल को सील करवा दिया गया। और 10वें नंबर का अगर आप पॉइंट देखेंगे कि ग्राम कनकी स्थित नूतन राजवाड़े को हमारे भाजपा में वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला महामंत्री के भाई की निजी भूमि में बने बाउंड्री वॉल को तोड़वाकर सब्जी को नष्ट कर दिया गया और पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। और जैसा अभी अनिल भैया कह रहे थे, चौबे भैया कह रहे थे, तो वो 14वें नंबर का पॉइंट भी उन्होंने लिया है। मैं आपको बता दूं कि 14 नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा है मोहन जी कि कोरबा जिले में कोयला चोरी, रेत चोरी, राखर परिवहन एवं अन्य प्रकार के सभी इनके इशारे में वसूली का खेल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा सरकार की मौन स्वीकृति है या घोटाले की कोई गवाही दे रहा है। मुझे लगता है जैसा भैया ने कहा, अनिल भैया ने कहा, अगर इसकी जांच कराई ले जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद कम है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि ये खुली डकैती जो सोची समझी, ये भाजपा की कहते तो जरूर है ये कि हमारी अंधी जो राष्ट्रभक्ति है या राष्ट्र सेवा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है या डकैती है। इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है। और क्या लग रहा है, ये धरना हो पाएगा कि इसके पहले ही इसे संभाल लिया जाएगा? धरना होगा तो आप लोग भी जाएंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है
आई एम वेरी टू स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दिस इशू। और मैं अभी अभी जस्ट आपके चैनल पे डिबेट करते करते मैं 3 दिन से बिलासपुर में था, मैं अभी आया हूँ। हो सकता है रात के प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हो या नेता प्रतिपक्ष जी से, तो अगले डिबेट में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि हमारे पार्टी में क्या निर्णय हुआ है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये लगातार जो लेटर उन्होंने लिखा है क्रिस्टल क्लियर है। अगर उनके यहाँ के इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता लिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये 20 महीने से भाजपा का भ्रष्टाचार का महाउत्सव चल रहा है। और इतने सारे पॉइंट अगर उन्होंने लिखा है तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जैसा अनिल भैया ने कहा, जब जांच होगी तो कई सारे भाजपा नेताओं के लिंक भी सीधे सीधे आएंगे, ये निश्चित तौर पे है। लेकिन कहते हैं ना कि क्या लेना देना है उनको प्रदेश की भलाई से, जो भरते हैं जेबें अपने झूठ की कमाई से। तो लगातार मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है, इतने वरिष्ठ नेता है, और मुझे लगता है सीएम साहब के समकक्षी होंगे या मित्र तो जरूर होंगे, तो उन अपने मित्र की बात को उनको मानना चाहिए। और हम तो निवेदन ही कर सकते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए जो उन्होंने कहा है। रविंद्र जी, चलिए जांच होगी तो क्या कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी भी कि जांच जैसे होती है वैसी होगी? सरकार की जांच तो सरकार के तरफ जाती है ज्यादातर, ऐसा माना जाता है। भाई भरोसा तो करना होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है जांच होगी, जांच से जो तथ्य आएंगे। अब कांग्रेस के लोग बैठ के पहले से अपना स्वप्न के अनुसार ऐसा हो जाए तो ऐसा होता नहीं है। और भ्रष्टाचारी किसको बोल रहे हैं, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अरे जरा अपने भ्रष्टाचार की कुंडली देखो, ए से जेड तक, और जेड से भी ऊपर कुछ होता तो पूरे कांग्रेस ही संलग्न है। कांग्रेस ही नहीं, उनके बेटे बंधु बांधव सब संलिप्त है। भूपेश बघेल उनका बेटा भी है। कांग्रेस बात हो गया। तो अमित जी जेल में, पर कितने नेता जेल में? कवासी लखमा अभी जेल में बैठे हुए, उनका भूपेश बघेल का बेटा। हमको मत बताइए क्या जांच होगी क्या नहीं होगी, आप अपना वो रखिएगा, हम जांच करने में स्वतंत्र है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। रही बात ये जांच कैसी होगी, किस तरह से होगी, भरोसा आप करोगे भी नहीं। हमको पता भी है जांच भी सही है, तो अभी कांग्रेस किंतु परंतु ये करते रहेंगे आपकी किंतु परंतु की ना, हमको वो भी नहीं है, हम कर लेंगे, घर का मामला है। आपने टीएस सिंह को जरा पुचकारा क्या? जरा जब इस्तीफा दिया था तो पूछे क्या? चलिए आज के विषय में केंद्रित रहते हैं। चौबे जी, अब होने क्या वाला है? 4 तारीख को हमें क्या देखने को मिलेगा? आ गई बात रविंद्र जी, 4 तारीख को होगा क्या अनिल जी? कुछ होने वाला है क्या, या मामला ठंडा हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और जिस तरीके से सारी चीज़ें वायरल हो रही है, तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव प्रशासन उनसे बातचीत कर लेगा। और मुझे नहीं लगता कि 4 तारीख को धरना प्रदर्शन कुछ करेंगे। लेकिन एक फ़ोटो भी जो वायरल हो रही है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कि गवर्नर बैठे हैं, गवर्नर के बाजू में कलेक्टर बैठे हैं और नलकी राम जी रिक्वेस्ट करके खड़े हुए हैं। मतलब कलेक्टर को तो ये समझना चाहिए ना कि ये सीनियर आईएएस सीनियर नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं, तो कलेक्टर को तो इतना तो पता होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों से लगता है कि कलेक्टर भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एडामेंट दिख रहे हैं वहाँ पर इस मामले को लेके। प्रोटोकॉल के तहत तो कलेक्टर को उनको खड़े होके रिसीव करना चाहिए था। नहीं, अभी जनप्रतिनिधि नहीं है तो क्या ये प्रोटोकॉल में आते हैं क्या? पूर्व नहीं, एक्स तो है ना, एक्स मिनिस्टर तो हैं ही वो। नहीं मोहन भैया, मैं इसमें स्पष्टीकरण दे देता हूँ मोहन भैया। जी, उसमें स्पष्टीकरण आ चुका था ननकी राम कंवर जी का। वो किसी बात को कहने के लिए खड़े हुए थे, उसके पहले बैठे हुए थे। वो किसी बात को कहने के लिए खड़े हुए थे, कुछ दे रहे थे, तब का वो फोटो है। ऐसा नहीं कि दोनों बैठे हुए थे और वो नहीं बैठे थे। उन्हें गवर्नर साहब से कुछ कहना था और वो खड़े हुए, उसी समय का फोटो है। उसको भी तूल नहीं बनाना चाहिए। उनका खुद का स्पष्टीकरण है ननकी राम जी का कि मैं बैठा हुआ था, कहीं मुझे खड़ा नहीं किया गया था। वो किसी चीज को देने के लिए खड़े होकर समझा, जो हो सकता है कि वो जो ज्ञापन दिया है उसी को कुछ समझाने के लिए खड़े हो। ठीक है, हाँ, फोटो तो वायरल हो रहा है वो। ठीक है, चलिए वो उसको लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन अमित जी, ये मुद्दा आया गया होने वाला है, कैसे कांग्रेस इसको देखती है? जरूर इस मुद्दे को आप लोग उठाए थे, लेकिन ज़्यादा देर ये चलेगा नहीं, ये मैंने डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये तो इनका अंदरूनी मैटर है। लेकिन बार बार अगर किसी वरिष्ठ नेता का अपमान किया जाएगा तो विपक्ष में होने के नाते हम तो आवाज उठाएंगे। और अभी रविंद्र जी कह रहे थे ना कि भाजपा और कांग्रेस का जो बता रहे थे,
3 महीने के लिए हमको ईडी दे दो रविंद्र भाई, फिर कितने भ्रष्टाचार इन 18 सालों में 15 सालों में आपने किया है और इन 2 सालों में आपने किया है और किनके ऊपर केस लगेगा ये आप देख लेना। तो कहते ना मोहन जी कि डूब गए सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी मेरी मित्र रविंद्र जी ने नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है वरना मैं जानता हूँ कौन है भाजपा में, कौन है भाजपा में कितने पानी में। चलिए तो कम से कम हमें जब छिड़ते हो ना रविंद्र जी की भी सुन लीजिए जल्दी, आखिरी में चलते चलते कुछ बोल दीजिए रविंद्र जी। जी, सबसे बड़ी बात है जैसे श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मतलब कितना भ्रष्टाचार खुलेगा। अरे 5 साल तो आपकी सरकार थी, आपने हमारे 15 साल का भ्रष्टाचार खोलना था ना, और क्योंकि हमारा कुछ था नहीं इसलिए आप कुछ नहीं कर सके। देखिए हमको 2 साल हुआ है, आपके पूरे भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। करने की हिम्मत होनी चाहिए और जो गलत किया ना उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। चलिए ठीक है, और खास बात यह है कि सुनिए घोटाले खोल हमारा आप खोल नहीं सकते क्योंकि ठीक है करेंगे नहीं ये सब। रविंद्र जी, खास बात यह है कि ननकीराम कंवर ही थे जिन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को कोल घोटाले को लेकर, यानी पिछले सरकार के घोटालों को भी उजागर करने में ननकीराम कंवर ने अहम भूमिका निभाई थी, और इस बार भी वो कुछ इसी अंदाज में दिख रहे हैं। पीएससी वाले में भी पत्र इन्होंने लिखा था और इनके पत्र पे लगातार एक्शन हुआ है, यानी पार्टी आला कमान गंभीरता से लेती है इनके बातों को। तो देखना होगा कि ये कलेक्टर हटाने की अब मांग कर रहे हैं तो इस मांग पर होगा क्या। पक्ष विपक्ष अपनी बातें कह चुका है। हमारी निगाह 4 तारीख को पर टिकी हुई है कि आखिर उस दिन ननकीराम कंवर करने क्या वाले हैं। चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।